not a proper method. और ये सारे उसमें यूज नहीं होएगा, है ना, सारी सब कुछ पढ़ने में यूज नहीं होगा। ठीक है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ। नेक्स्ट हमने सेमिनार पढ़ा था, उसके बारे में आप मुझे बताओ कुछ। सेमिनार मतलब एक टॉपिक दिया जाता है, फिर उस पर प्रिपेयर होके स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन या पेपर प्रेजेंट करना होता है। सेमिनार जो है सेमिनार जो है मैम वो टीचर सेंटर्ड होता है, आपने ये बताया था। इसमें हमें टॉपिक दिया जाता है और उस बेसिस पे जो है मतलब हम अपनी बातों को रिप्रेजेंट, टीचर्स अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोजेक्ट बताया था। हाँ ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था एक पैनल डिस्कशन, उसके बारे में मुझे कोई बताओ। मैम इसमें एक ग्रुप होता है, जैसे पैनल दिया है तो उसमें एक ग्रुप रहता है और उसके बाद उसमें वो ग्रुप डिस्कशन टाइप होता है ये भी। मैम जो पैनल डिस्कशन होता है इसमें आपने इसमें क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक दिया गया, उस टॉपिक पे जो है मैम हम लोग आपस में बात कर, जैसे स्टूडेंट सेंटर होता है तो इसमें जो डिस्कशन होता है उसी बेसिस पे हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका डीमेरिट जो मैम इसमें कमियां ये होती हैं कि जैसे टॉपिक वाइज हम बात करते करते कभी कभी अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, आपने ये बताया था। और इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब नॉर्मल लोगों का पैनल डिस्कशन नहीं होता है, वो ग्रुप डिस्कशन होता है, और जो स्पेशलिस्ट का डिस्कशन होता है उसे पैनल डिस्कशन बोलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट ग्रुप डिस्कशंस, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर, अभी आपको दिख रही है मेरी वीडियो, ये स्लाइड्स? यस मैम दिख रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? दिस कैन बी डिस्क्राइब एज बोथ अ स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकता है प्रोजेक्ट मेथड। हम इसको एक ग्रुप में भी दे सकते हैं कि 4-5 लोगों को एक प्रोजेक्ट पे काम करना है, और एक सिंगल पर्सन भी इसको कर सकता है। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट मेथड। इसमें वेरी लिटिल इज थॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड द एम्फेसिस इज ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मतलब इसमें पाठ्य पुस्तकों से बहुत कम सोचा जाता है, और रटने और याद करने के बजाय इसमें एक्सपेरिमेंटल चीज होती है ना। जैसे हमें हॉलीडे होमवर्क मिलता था, उसमें क्या होता था कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ बना के कोई चार्ट पेपर बनाना होता था, कोई एक प्रोजेक्ट मॉडल बनाना होता था। तो मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसका एक एक्सपेरिमेंट बनाना, उस पे एक्सपेरिमेंटल वे पे काम करना उसके। ठीक है, तो ये होता है प्रोजेक्ट मेथड। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसमें स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप द हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब बच्चे इसमें कुछ सोचने समझने की उनकी जो आदत है वो विकसित होती है इससे, है ना। आपने देखा होगा कि फिर हम लोग जो हॉलीडे होमवर्क मिलता था उसमें हम फिर कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव कुछ करके ले जाना चाहते थे कि हमारा कुछ अलग हो, है ना। हर कोई स्टूडेंट ऐसे सोचते थे कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ नया करना है, हमें और सुंदर बनाना है इसको, हमें और इसमें कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड करनी है। ठीक है, तो ये इसकी एडवांटेज है। उनमें टीमों में काम करने की आदत विकसित होती है। और अगर ये कोई प्रोजेक्ट हमें टीम में मिला है कि हमें 5-7 लोगों की एक टीम है और साथ में काम करना है, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो टीम में काम करने की आदत है वो अच्छी बनती है, विकसित होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस क्या है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में बी रिक्वायर्ड। इसमें सतत निगरानी जरूरी है। मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें आइडिया नहीं है उन केमिकल्स का, है ना। तो क्या होगा फिर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो टीचर को या फिर जो भी उसको जानने समझने वाले हैं उनकी एक मॉनिटरिंग जरूरी है इसमें, है ना। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। उसके बाद एडिशनल रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड, और इसमें अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होती है। मतलब हमारी बुक्स और नोटबुक्स तो है ही, उसके बाद हमें फिर और ज्यादा चीजें चाहिए होती है ना। रिसोर्सेज हमें ज्यादा चाहिए होता है इसके लिए। उसके बाद आता है हमारा ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल्स क्या है? अ ट्यूटोरियल इज अ टीचिंग सेशन गिवन टू वन स्टूडेंट और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट।
ट्यूटोरियल क्या है कि कुछ बच्चों को, जैसे ट्यूशंस होते हैं ना, ट्यूशंस का मतलब क्या होता था पहले के टाइम में कि हम स्कूल में हम बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़ते, 50-60 बच्चे या 30-40 बच्चे। और ट्यूशंस क्या होते थे कि हम एक टीचर के पास 2-3 बच्चे या फिर मैं अकेली ही पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी तो ट्यूशंस भी वैसे नहीं रहे, है ना, ट्यूशंस में भी पूरी भीड़ होती है क्लास जितनी, बल्कि क्लास से भी ज्यादा होती है। तो मतलब ट्यूटोरियल्स, उस वाले ट्यूटोरियल से समझो आप कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या फिर एक स्टूडेंट, ऐसे जो पढ़ाई होती है उसको ट्यूटोरियल बोलते हैं। और उसमें मतलब जो टीचर है वो पूरा पूरा ध्यान उसका उन बच्चों पे ही होता है, एक बच्चे पे या 2 बच्चे, 3 बच्चे, जितने भी पढ़ रहे हैं उन पे ही होता है। तो हम ज्यादा मतलब एक वो इंडिविजुअल लर्निंग इसमें हो सकती है। नेक्स्ट है, अ सेशन ऑफ इंटेंसिव ट्यूशन गिवन बाय अ ट्यूटर टू एन इंडिविजुअल और टू अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट। किसी शिक्षक द्वारा किसी व्यक्ति या कम संख्या, मतलब ट्यूशन वही है कि किसी एक टीचर के द्वारा कम व्यक्ति या कम छात्रों को जो ट्यूशन या गहन जानकारी दी जाती है उसी को हम ट्यूशन बोलते हैं। It's an appropriate for taking care of individual difference and guiding the student as per their needs. ठीक है, मतलब ये क्या है कि व्यक्तिगत मतभेदों, मतलब हर किसी की इंडिविजुअल की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग है, तो इसमें ट्यूशन में उसी पे ध्यान दिया जाता है और टीचर 1 बाय 1 उनको गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ट्यूटोरियल्स। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ध्यान केंद्रित करना, मतलब अटेंशन होगी, पूरी फोकस होगा उन पे ही। जनरेट मोर आइडियाज, ज्यादा आइडियाज आएंगे क्योंकि वो अपनी बात को पूरा रख सकता है उनके सामने, वो अकेला बच्चा है या 2-3 बच्चे हैं, जो भी, मतलब एक छोटा सा ग्रुप है। उसके बाद बेटर कंट्रोल ओवर पीस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, सीखने और शिक्षण दोनों ही बेहतर होते हैं, बेहतर नियंत्रण होता है उनपे। ठीक है, तो ये इसके कुछ हुए एडवांटेजेस। अब लिमिटेशंस क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस ऑफ इफ द ट्रेनिंग इज वेरी ग्रेटली इन एबिलिटी। यदि प्रशिक्षुओं की क्षमता में बहुत भिन्नता है तो उपयुक्त गति ढूंढना कठिन है। मतलब अगर हम ये बात करें कि 3-4 बच्चे भी है, तो उनमें उनकी भी अलग अलग सीखने की क्षमता हो सकती है, उनकी भी अलग अलग एबिलिटी हो सकती है। तो मतलब उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है उन सबको एक साथ लेके चलना। ठीक है, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, और ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब अगर एक टीचर एक बच्चे को एक टाइम पे पढ़ा रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग तो हो गई। अब क्लास में तो एक टाइम पे हम 30 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ ट्यूशन में हम एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? केस मेथड टीचिंग इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट फोकस ऑन अ केस। ठीक है, एक केस पे, इंडिविजुअल पे जब हम काम करते हैं। केस विधि शिक्षण निर्देश का एक सक्रिय रूप है जो किसी मामले पर केंद्रित होता है और इसमें छात्रों को करके सीखना शामिल होता है। मतलब केस स्टडी क्या होता है? जब आप मैं आइडिया वो दे देती हूँ आपको थोड़ा सा। जैसे हम योग कराते हैं किसी को, हम सब योग वाले स्टूडेंट्स हैं, और हम आप लोग में से कोई प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेते होंगे, कोई थेरेप्यूटिक क्लासेस लेते होंगे। तो जैसे हम किसी की थेरेप्यूटिक क्लास ले रहे हैं ना, किसी को थायराइड है, तो उसमें क्या है, हम एक पर्सन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, हम उनकी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, पहले प्री रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम उनको योग कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, फिर हम उनकी कुछ डाइट पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम उसका पोस्ट टेस्ट कराते हैं, मतलब योग कराने के बाद। तो उसमें ये क्या होगा? एक केस स्टडी है, हम एक पर्सन पे पूरी स्टडी कर रहे हैं अपनी। ठीक है, एक ही पर्सन जो है उसी पे हम फोकस्ड है पूरा, और उसी की हम हर एक चीज को देख रहे हैं कि इनका पहले कैसा था बिहेवियर, कैसा, मतलब हर एक चीज को हम उनकी नोट कर रहे हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी को, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी को, उनका फिजिकल स्टेबिलिटी को, क्या उनको प्रॉब्लम्स थी पहले, अभी कैसा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है, मतलब एक ही पर्सन पे बहुत अच्छे से फोकस करके हम उनकी स्टडी करें।
ठीक है, ये होता है केस स्टडी। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया एक पर्सन का। अब केस स्टडी कहीं भी हो सकती है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के लोग अलग अलग तरह की केस स्टडी करते हैं ना। अब कोई ज्योग्राफी वाले है तो वो क्या करेंगे, किसी एक जगह पे केस स्टडी करेंगे, है ना, किसी एक ऐसी पुरानी जगह पे, या फिर मतलब हिस्ट्री वाले या ज्योग्राफी वाले। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। उसके बाद दिस मेथड हैज एप्लीकेशन अक्रॉस डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, बायोलॉजी, लॉ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। तो ये पद्धति जो है ये हर एक इन पे काम करती है। साइकोलॉजी, जैसे मान लो आपको किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ को चेक करना है, उनको कोई इश्यू है, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हम उनको मतलब उनको साइकोलॉजिकल वे में हम उनको उनकी केस स्टडी बनाएंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट में, बायोलॉजी में भी, लॉ में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, है ना। इस तरीके से हम मतलब एक टाइम पे एक ही व्यक्ति पे फोकस करके एक ही जगह पे या कुछ भी ऐसा उस पे हम जब काम करते हैं उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या है कि इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेंट to analyze critically, examine, evaluate and express reason opinions। मतलब ये क्या है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमें केस स्टडी कि हम उस पार्टिसिपेंट के जो प्रतिभागी है जिसकी हम केस स्टडी कर रहे हैं उनको हम बहुत क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। मतलब उनके हर एक चीज को हमें उनका हर एक स्टेप पता चलेगा, एग्जामिन कर सकते हैं हम उनको, इवेलुएट कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, और क्यों हुआ, कैसा हुआ, इस चीज तक भी हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक ही पर्सन पे है, हम बहुत सारी अलग अलग जगह हमारा ध्यान नहीं बटा हुआ है। ठीक है, तो इट एनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये क्या करता है, हमारे निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, अगर आप एक केस पे काम कर लोगे तो फिर आप बहुत इजीली दूसरे केसेस पे भी काम कर सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा बहुत सारा, है ना, कैसे क्या करना है, कैसे प्रॉब्लम सोल्व होगी। उस तरह के और भी जब आपको लोग मिलेंगे तो आप बहुत इजीली उनको कवर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन मे लेड टू इनोवेटिव सॉल्यूशन। यह सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है जिससे नवोन्मेषी समाधान निकल सकते हैं। मतलब ये क्या है, एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है मेरा भी। मतलब अगर मैं किसी पे केस स्टडी कर रही हूँ तो मेरा भी एक्टिव होगा एकदम जो पार्टिसिपेशन होगा, और जो पार्टिसिपेंट है मतलब जो सामने वाला जो केस है मेरा, उनका भी पूरा पूरा पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकल सकता है, एक नया कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। इसके बाद आती है आपकी कुछ लिमिटेशंस क्या है, इस पद्धति का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इट रिक्वायर ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स टू यूज दिस मेथड। ठीक है, तो जो ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनर्स जो सीखने वाले लोग हैं उनको टीचर्स की जरूरत है इस मेथड्स को सीखने के लिए। ठीक है, और इट इज नॉट यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड सिचुएशंस, और ये भी हर एक सब्जेक्ट और हर एक सिचुएशन में काम नहीं कर सकती। ठीक है, ये उसकी लिमिटेशंस हुई। नेक्स्ट आता है आपका रोल प्लेइंग। तो जैसे इसमें देखो बच्चों को कैसे इन्होंने रोल प्ले किया हुआ है, कोई रैबिट बना हुआ है, कोई लॉयन बना हुआ है ना, कोई पेड़ बना हुआ है। तो ये है रोल प्लेइंग। इससे आप समझ गए होंगे कि भूमिका निभाने वाले अभ्यास छात्रों को किसी व्यक्ति की भूमिका निभाने या किसी स्थिति पर अभिनय करने का अवसर देता है। जब हम रोल प्ले करते हैं ना किसी प्ले में, किसी ड्रामा में, तो हम क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं किसी भी तरह का कोई मतलब हम जिस तरीके का हमारा ड्रामा या प्ले है उस तरीके के हम रोल्स को प्ले करते हैं। ठीक है, उससे उससे सीखने में ज्यादा मतलब वो बहुत इजी हो जाता है सिखाना।
तो ये भूमिकाएं व्यक्तिगत छात्रों द्वारा जोड़ियों में या समूह में निभाई जा सकती है, जो अधिक जटिल परिदृश्य को निभा सकती हैं। अब जैसे कुछ चीजों को समझाने के लिए हमें उनके जैसा ही बन के दिखाना पड़ेगा, तब हम वो समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो वैसे ही इसमें रोल प्ले में होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? मोटिवेट एंड इंगेज स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करता है और इंगेज करता है, ज्यादा वो एक इंगेज रहता है उसमें। प्रोवाइड रियल वर्ल्ड सिनेरियोज टू हेल्प स्टूडेंट लर्न, एक एकदम वास्तविक दुनिया, एक रियल वर्ल्ड का सिनेरियो या परिदृश्य बनाया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, है ना, जो स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे से सीख पाए। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ पेयर, मतलब एक क्रिटिकल वो ऑब्जर्वेशन कर सके, आलोचनात्मक अवलोकन का अवसर ये प्रदान करता है हमें। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है? इसके लिए काफी मात्रा में संसाधन चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इसमें चाहिए हमें। इन लार्जर क्लासेस रोल प्लेइंग कैन नॉट बी डन इफेक्टिवली बिकॉज नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट हैव द ऑप्शन टू पार्टिसिपेट। तो जो बड़ी कक्षा है, बहुत बड़ी जो कक्षा है, उसमें ये बहुत इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि सारे छात्र उसमें भाग नहीं ले पाते। ठीक है, अब रोल प्ले अगर 5, 7, 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ रोल दे देंगे, तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा इंगेज हो पाएंगे, है ना। ऐसे बच्चे इंगेज नहीं हो पाएंगे कि 3-4 बच्चे कर रहे हैं और सब बैठ के देख रहे हैं। तो मतलब ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है। नेक्स्ट है आपका सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन का अर्थ है ऐसी स्थितियां बनाना, ऐसी कंडीशंस को बनाना क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन, जो उस जो कंडीशन है उसके जैसी ही है। मतलब जैसे इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। अच्छा हाँ, इसका एग्जांपल लिखा है, उदाहरण के लिए पायलट्स और अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण उन परिस्थितियों में होता है जिन्हें वास्तविक उड़ान स्थितियों के समान कहा जाता है। अब जो पायलट्स होते हैं ना, उनके लिए एकदम वैसा ही एनवायरनमेंट बनाता है। एकदम से उनको तो नहीं दे देंगे ना एरोप्लेन उड़ाने को कि आप एकदम फ्लाइट लेके चले जाओ एक बार में। पहले उनकी वैसी कंडीशन बनाई जाएगी, या फिर किसी भी ऐसी जॉब में जो भी आपकी जैसे आर्मी हुई, पुलिस की जॉब हुई, उनमें क्या होगा, पहले आपको वैसा एक वातावरण वो बना के देंगे, है ना, वैसी सराउंडिंग्स आपके बनाएंगे कि आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें इन सब सिचुएशंस में आप कैसे कैसे काम करोगे। ठीक है, या फिर जैसे पायलट्स की इसमें बात हुई है कि उनको भी एक फ्लाइट को कैसे उनको टेक अवे करना है, टेक ऑफ करना है, वो सब कुछ पहले सिखाएंगे एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के, है ना। एकदम से तो नहीं दे देंगे ना उनको कि आप जाओ लेके जाओ फ्लाइट, है ना। तो या फिर एस्ट्रोनॉट्स है जैसे जिनको चांद पे जाते हैं, अंतरिक्ष में यात्री जो होते हैं, तो उनको भी वैसे एक बार पहले कंडीशन से गुजारा जाएगा, उसके बाद ही वो उसको करेंगे। ठीक है, तो वैसी सिचुएशंस क्रिएट करना ही सिमुलेशन होता है कि उस सिचुएशन में हम कैसा करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सिमुलेशन। अब ये क्या है, इसके एडवांटेज क्या है? यह विद्यार्थियों को सटीक अनुमान लगाने की अनुमति देता है। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं एक्यूरेट चीजों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि ऐसा होगा तो मैं कैसा करूंगा, है ना, मैं कैसे करूंगी। तो ये है, और रियल लाइफ सिचुएशन कैन हैव एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड सिमुलेशन इज अ गुड वे टू सेफली एंड इफेक्टिवली टीच दीज आउटकम्स। तो वास्तविक जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि जिसमें हमें विकल्प हो सकते हैं, और सिमुलेशन इन परिणामों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से सिखाने का एक अच्छा तरीका है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जिसमें अगर हम पहले से हमने उसको सीख लिया तो हम ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे, ज्यादा प्रभावी ढंग से हम उन तरीकों को लागू कर पाएंगे, है ना।
अगर कुछ ऐसी चीज आती है, एकदम से कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई और आपने वो पहले से सीखा हुआ है, आपने पहले से उसमें सिमुलेशन में काम किया है, उस सिचुएशन में काम किया है, तो आप उस सिचुएशन को बहुत आराम से हैंडल कर लोगे। और एकदम से आपके सामने एक रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिसको आप ना हैंडल कर पाओ एकदम, है ना। तो इसीलिए सिमुलेशन जरूरी होता है इन सब चीजों में। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? सीखने का अनुकरण कभी कितना भी सटीक क्यों ना हो, त्रुटि और संदेह की कुछ गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मतलब सीखने का जो अनुकरण, मतलब वो कितनी भी अच्छी सिचुएशंस बनाए, है ना, सिमुलेशन में, लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटि या कुछ ना कुछ ऐसी रह जाती है, फिर भी संदेह गुंजाइश रह जाती है। ठीक है। उसके बाद है सिमुलेशन का उपयोग करने का सबसे बड़ा दोष रख रखाव है और अपडेट महंगा हो सकता है। मतलब सिमुलेशन के लिए आपको वैसी ही एकदम सब कुछ बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा महंगा होगा, बहुत ज्यादा आपको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है? प्रदर्शन विधि, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से चलाया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें लर्निंग और टीचिंग को चलाया जाता है। अब ये क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल explanation coupled with a live display of using apparatus for presenting important facts and ideas। मतलब ये क्या है? एक वर्बल एक्सप्लेनेशन है, प्लस इसमें आपको एक प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, मतलब वो apparatus दिखा रहे हैं, है ना। मतलब क्या है इसको, इसका एग्जाम्पल जैसे इसको भी मैं उससे लेना चाहूंगी जो जब हम 12th में थे, या फिर हाँ 12th की बात बताती हूँ मैं आपको, कि इसमें क्या होता था कि हमें लैब्स में लेके जाते थे, फिजिक्स की लैब में या फिर केमिस्ट्री की लैब्स में या बायोलॉजी की लैब्स में। तो हमें क्या दिखाते थे? वो स्केलेटन, बायोलॉजी की लैब में हमें स्केलेटन दिखाया जाता था, है ना, कि ये हमारे शरीर के अंदर ये पूरा ढांचा होता है ना, हड्डियों का वो ये पूरा ढांचा होता है। और फिर हमें ऐसा स्टिक से ऐसे वो जो टीचर्स होते थे वो हमें दिखाते थे कि ये आपकी ये वाली हड्डी है, ये आपकी ये वाली हड्डी है, या फिर, है ना, इस तरीके से जो सिखाया जाता है। मतलब वो कॉम्बिनेशन होता है वर्बल एक्सप्लेनेशन का प्लस उस चीज को दिखाने का, है ना, डिस्प्ले करने का। तो ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। या फिर आप इसको एग्जाम्पल योग से भी ले सकते हो, कि हमें क्या करता है, जैसे हम एकदम न्यू है क्लास में, ठीक है, और हमें सिखाया जा रहा है चक्रासन। तो चक्रासन कैसे सिखाएंगे? हमारे टीचर किसी एक बच्चे को सामने बुलाएंगे और वो उसको बोलेंगे चक्रासन करने को, और फिर उसको पूरी अच्छे से हमें समझाएंगे कि आपके हाथ यहाँ पे होने चाहिए, पैर यहाँ पे होने चाहिए, आपका एब्डोमेन या आपका जो कोर है वो इतना ऊपर होना चाहिए। तो ये क्या है? ये पूरा डिस्प्ले भी कर रहे हैं प्लस वर्बली भी हमें बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन हुआ। तो इसको बोलते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? यह छात्र को विषय की गहरी समझ रखने में मदद करता है। ठीक है, ये हमारी एक डीप अंडरस्टैंडिंग बनाता है। उसके बाद ये छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहने में मदद करता है। मतलब जो ये पूरी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चल रही है उसमें एक्टिव बनाए रखता है ये। इट अकाउंट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इसमें क्या है? यह चिंतनशील सोच के सिद्धांतों का वर्णन करता है। मतलब हम इसमें कुछ चिंतन भी करते हैं, चिंतन मनन हमारा खुद का भी होता है। ठीक है, यह छात्रों में खोज की भावना जगाने में मदद करता है। ठीक है, हम कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं, नया कुछ खोजने में हेल्प करता है। उसके बाद है इट इम्पार्ट्स मैक्सिमम लर्निंग टू स्टूडेंट्स। यह छात्रों को अधिकतम शिक्षा प्रदान करता है, अधिकतम शिक्षा प्रदान करता है ये। ठीक है, मैक्सिमम लर्निंग। उसके बाद है यह छात्रों के बीच विषयों के प्रति रुचि पैदा करने में मदद करता है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है इस मेथड से। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है?
जब शिक्षक प्रदर्शन करते हैं तो छात्र प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकते। जब मतलब शिक्षक जो है जब वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं तो उस टाइम जो छात्र है वो खुद से नहीं कर सकते, है ना, ये थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन है। यह महंगा हो सकता है क्योंकि इसके लिए महंगी सामग्री की आवश्यकता होती है। अब जैसे आपको कुछ ऐसे ऑपरेटर्स दिखाने हैं तो ये थोड़ा महंगा हो सकता है, हमें ज्यादा चीजों की जरूरत हो सकती है। इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसमें टाइम लग सकता है, ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि वो आपको दिखा भी रहे हैं, उसको बता भी, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। उसके बाद है दिस देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस टीचर टू कैरी आउट द डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस टीचर जो है वो होते हैं बहुत ज्यादा, जो डेमोन्स्ट्रेशन को हमें सही से नहीं समझा पाते, है ना। उसके बाद है ओनली फ्यू गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, और इसमें बहुत थोड़े से लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि सामने बुला के एक बच्चे को बोल दिया या दो बच्चों को बोल दिया कि आप वो करके दिखाओ डेमोन्स्ट्रेशन, तो बहुत थोड़े से, अगर 20 बच्चे हैं उनमें से 2 या 3 बच्चों को बुला के ऐसा करवा रहे हैं तो बहुत थोड़े से बच्चों को अवसर मिलता है पार्टिसिपेट करने का। नेक्स्ट आपका आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? एन असाइनमेंट इज अ पीस ऑफ एकेडमिक वर्क और टास्क, ठीक है, कार्य का एक भाग है असाइनमेंट। नेक्स्ट क्या है? इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू लर्न, प्रैक्टिस एंड डेमोन्स्ट्रेट दे हैव अचीव द लर्निंग गोल्स। ये क्या है? छात्रों को कुछ ना कुछ नया सिखाने, अभ्यास करने और प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। असाइनमेंट से आप क्या समझते हो कि हम कुछ फाइल्स बनाते हैं, है ना, हम कुछ, ये भी कुछ कुछ मिला जुला है। जैसे प्रोजेक्ट मेथड था ना, वैसे ही असाइनमेंट मेथड भी है। प्रोजेक्ट मेथड में ये था कि हम मिलके भी कर सकते हैं, या फिर मतलब इस एक एक जो टॉपिक है उस पर बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। असाइनमेंट मेथड में क्या है कि हम एक पर्सन, एक बच्चा अपने अपने हिसाब से जितना ज्यादा वो चाहे उसमें क्रिएटिव कर सकता है। जैसे हम फाइल्स बनाते थे, है ना, मतलब हम अपने बैचलर्स के टाइम पे भी, मास्टर्स के भी टाइम पे फाइल वगैरह बनाते, तो उनको हम असाइनमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट किसी भी प्रकार के विषय पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन असाइनमेंट की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि छात्र केवल किताबों से नकल ना करे, है ना। इन असाइनमेंट कैसे होना चाहिए कि हम अपनी भी कुछ ना कुछ चीजों को जोड़े उसमें, सिर्फ बुक से ना करें। लेकिन मोस्टली होता ऐसा ही है कि हम बुक से या गूगल से उसको बस लिखना होता है हमारे असाइनमेंट का मतलब, ठीक है। और ऐसा ही होता है कि मतलब टीचर्स भी उन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन असाइनमेंट का जो मतलब है वो वही है कि हम बच्चे को ज्यादा कुछ सिखा पाए, अलग से कुछ वो अपनी भी क्रिएटिविटी इसमें जोड़े, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है? या छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करते हैं, मतलब वो अपने अपने हिसाब से इसमें काम कर सकते हैं, अपने तरीके से, अपने कुछ थिंकिंग से भी काम कर सकते हैं। इट हेल्प शार्पन द स्टूडेंट, ये छात्रों को शार्प करने में, समस्या को सुलझाने में, उनकी क्षमताओं को तेज करने में मदद करता है। इट हेल्प इन द इनकलकेशन ऑफ क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, ये छात्रों में रचनात्मकता विकसित करने में मदद करता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? जब तक असाइनमेंट की सावधानी पूर्वक योजना ना बनाई गई हो, छात्र मुख्य रूप से एक दूसरे की सामग्री की नकल करते हैं, है ना। अगर असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट को भी ऐसे देना चाहिए जैसे एक बच्चे को, जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं तो हमें उनके जो टॉपिक्स है उनको बांट देना चाहिए कि आपको इस टॉपिक पे काम करना है, आपको इस पे करना है, आपको इस पे करना है, तो वो फिर नया कुछ निकल के आएगा। नहीं तो बच्चे एक दूसरे का ही वो कर लेंगे, मतलब एक दूसरे से ही नकल कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। तो ये इसकी लिमिटेशंस हुई। नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं?
is a method of presenting new subject matter to student through a graded sequence of controlled step with corresponding activities. क्रमादेशित अनुदेश संबंधित गतिविधियों के साथ नियंत्रित चरणों के क्रमबद्ध अनुक्रम के माध्यम से छात्रों के सामने नई विषय वस्तु प्रस्तुत करने की एक विधि है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है? एक क्रमबद्ध तरीके से, मतलब आपको एकदम से शुरू में क्या पढ़ाया गया कि आपको पहले बताया गया टीचिंग और एप्टीट्यूड। टीचिंग क्या होता है, एप्टीट्यूड का क्या होता है, फिर उन दोनों को मिक्स करके बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी डेफिनेशन। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके उनकी ऑब्जेक्टिव्स को, उनके फैक्टर्स को ऐसे ऐसे देखा। तो मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 कैसे कैसे हमें क्या क्या सिखाना है शुरू से। तो ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, स्टूडेंट वर्क थ्रू द programmed material at their own speed independently and assess their own comprehension after each step through exam question। तो इसमें आप लोग ने देखा होगा ना कुछ कुछ जो बुक्स होती है, शायद जो आपकी ये वाली बुक है ना जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्या नाम है इसका, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो आप लोग ये? पेपर 1 मदान, केएस मदान। हाँ, केएस मदान। तो केएस मदान में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक उन्होंने पढ़ाया है ना, जैसे उन्होंने पढ़ाया टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके ऑब्जेक्टिव्स, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं है ना, वो आपको सोल्व करने होते हैं। तो मतलब ये क्या है कि एक प्रोग्राम्ड मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो मतलब हम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्पीड से इंडिपेंडेंटली उसको कर सकते हैं और उसके क्वेश्चंस को फिर आंसर करते करते वो चल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी टीचिंग एप्टीट्यूड और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, तो हमने उसके क्वेश्चन सोल्व करे। ठीक है, ये हमने अपने तरीके से करे। नेक्स्ट हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़े, उसके क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलिए। फिर हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़े, फिर हमने उसके क्वेश्चन सोल्व करे। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम्ड मेथड है। ठीक है, अब उसके एडवांटेज क्या है, यह शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और इसका उपयोग किसी भी विषय के लिए किया जा सकता है। ठीक है, भागीदारी होगी इसमें मतलब लर्नर की, कि वो पूरा पूरा ध्यान देगा उस पे और उसको सोल्व करेगा। फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू रॉन्ग आंसर सो दैट लर्नर इज एबल टू डेवलप मास्टरी ओवर द कंटेंट। तो उनको क्या है, गलत उत्तरों पर फीडबैक भी मिलेगा। ठीक है, अब ये बुक्स में तो नहीं होता है, या बुक्स में भी कभी कभी होता है, लेकिन जैसे आप कोई ऑनलाइन कोई एग्जाम दोगे तो उसमें नीचे आंसर्स भी दिए हुए होते हैं कि ये आंसर गलत क्यों है, ये सही क्यों है। ठीक है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी होती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इमीडिएट कंफर्मेशन ऑफ द रिजल्ट प्रोवाइड reinforcement to the learner and encourage the learner to proceed further। तो आप जितना पढ़ रहे हो और उसके बाद आप उसका आंसर कर रहे हो और वो आप आंसर सही कर रहे हो, तो वो आपको एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा, मतलब आपको ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। आप लोग को लगेगा कि हाँ, मतलब मैंने इतना करा लेकिन मुझे ये पूरा समझ में आया। ठीक है, तो ये रीइंफोर्समेंट मिलता है इससे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, एक अनुदेशात्मक कार्यक्रम विकसित करना बहुत कठिन है, ये थोड़ा मुश्किल है इसको प्रोग्राम्ड करना। ठीक है, इट कैन नॉट बी अप्लाइड एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पे ये लागू नहीं किया जा सकता। लर्नर मोटिवेशन में गेट डिमिनिश्ड आफ्टर सम टाइम, मतलब अगर उन्होंने नहीं करा या फिर जो लर्नर्स हैं उनकी मोटिवेशन खुद से खत्म भी हो सकती है कुछ समय बाद। ठीक है, देयर इज नो चांस फॉर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, इसमें कोई रचनात्मक या उनकी क्रिएटिविटी नहीं चलेगी। इन एब्सेंस ऑफ द टीचर स्टूडेंट में स्पॉइल द डिसिप्लिनरी टोन ऑफ द क्लास और दे विल बी हेल्पलेस व्हेन एनी प्रॉब्लम अराइज। अगर टीचर नहीं है, टीचर्स की एब्सेंस है, तो उस टाइम जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको
या कोई समस्या आने पर असहाय हो जाएंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या, टीचर नहीं है तो वो असहाय हो जाएंगे, मतलब हेल्पलेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, शायद ये लास्ट होगा, नहीं एक अभी तो बचे हुए हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम करें फिर और। जी मैम। ओके मैम। हाँ जी, इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। हाँ, किसी को कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे बताना, है ना।